अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इस्लामाबाद के अंदर अमरीकी हुकाम जो हैं, जो अमरीकी नायब सदर हैं JD वैंस, उनकी सरबराही में टीम पहुंच रही है। ईरान से भी ईरानी स्पीकर जो बाकर गालिबाफ हैं और वज़ीर ख़ारजा जो अब्बास अराग़ची हैं, वो भी इन मुज़ाकरात में शमूलियत के लिए इस्लामाबाद जल्द पहुँच जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने जो सीज़ फायर कराया उसे इसराइल ने ख़राब करने की भरपूर कोशिश की। जैसे ही सीज़ फायर हुआ, सिर्फ एक ट्वीट डाल के चंद घंटों बाद के लबनान उस सीज़ फायर का हिस्सा नहीं है, उसने लबनान पर बर्बरियत की इंतहा कर दी। 10 मिनट में 100 हमले किए और जो उसकी लॉजिक है वो ये पेश कर रहे हैं कि लबनान इस जंग बंदी का हिस्सा नहीं है, बावजूद इसके कि जो 10 नकाती तजावीज़ सदर ट्रंप को दी गई थी उसके अंदर लबनान शामिल था। अब मामला ये है कि अमरीकी सदर ने भी हमेशा की तरह इसराइल का साथ दिया और कहा कि लबनान इस जो जंगबंदी की जो तजावीज़ हैं उसमें शामिल नहीं था। जो नायब सदर हैं JD वैंस, जब उनसे पूछा गया तो वो उल्टा फरमाते हैं कि लबनान को लेकर अगर इसराइल जो है वो ईरान जो है अगर मुज़ाकरात को नहीं जारी रखता तो फिर ये उसका फ़ैसला है। और जो अमरीकी जो वाइट हाउस की तर्जुमान हैं वो ये कहती हैं कि ये जो है लबनान जो है वो कभी भी इसका हिस्सा नहीं था। अब मामला ये है कि इस किस्म की जो जिसे कह लीजिए कि मामलात के साथ मामलात ये चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी तो वो किस तरह के रुख बैठेंगी। क्या लबनान को मुज़ाकरात में शामिल किया जाएगा? कहीं इसकी वजह से मुज़ाकरात जो है मुतासर तो नहीं हो जाएंगे? जो मुसलसल धमकियां हैं अमरीकी सदर की जानिब से वो अब भी जारी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म भी ट्रिगर पर हाथ रख कर बैठे हैं। तो ये सब मामला जो है ये किस तरफ जाएगा? हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, सीनियर तजियाकार हैं, आप सब जानते हैं, इसार राना साहब ने, नवीद इलाही साहब साबिक जॉइंट DG हैं IB के, अब्दुल्ला गुल साहब जो है वो चेयरमैन हैं तहरीक जवानान पाकिस्तान के। सबसे पहले मैं डॉक्टर नवीद इलाही आपके पास आऊँगा। नवीद साहब, ये बताइए कि ये जो जिसे कह लें पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे खड़े होकर मुज़ाकरात, या एक्चुअली जो जिस तरह के बयानात अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म की तरफ से आ रहे हैं, गन पॉइंट पे मुज़ाकरात का जो जिसे कह लीजिए तरीका है, इससे अब मुज़ाकरात को कोई जिसे कह लीजिए कोई प्रॉब्लम आ सकती है? जी बहुत शुक्रिया नौशाद साहब। अब ये देखिए कि पहली बात तो ये है कि फर्स्ट स्टेप को देखना चाहिए जो आज तक हुआ है जिसमें ये सीज फायर हुआ, हमें उसे पहले सेलिब्रेट करना है। इट वाज अ बिग लीप इन द राइट डायरेक्शन और उसमें बड़ी एफर्ट लगी जिसमें पाकिस्तान की भी बड़ी सिगेसिटी और उसके मैं समझता हूँ सिंसेरिटी एंड करेज ने काउंट किया है। बाकी जाहिर है बाकी स्टेक PTI के लतीफ़ खोसा साहब थे। PTI के लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं आपकी क्या लगी है, आपने क्या किया, आपने कौन सा कमाल किया है? भाई वो जो अमरीकी सदर है उनको चाहिए था बस एक फेस, जिसे कह लीजिए वो उन्होंने इस्तेमाल किया आपको। ये कौन कह रहा है जी? ये लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जो साबिक गवर्नर भी रहे हुए हैं। उसका जवाब उनके अपने ही लीडर ने अचक साहब ने दिया है। मेरा वो सुन ले उसकी बात, ठीक है, तो उनको समझ आ जाएगी। देखें, बात ये है कि ये कोई मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान उन ममालिक में से आता है जो जंग का हिस्सा नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकता था। और जब आप रिकंसिलिएशन करते हैं या आप सालसी कराते हैं तो आप ये करते हैं कि जिस पे इतबार हो, इत्तेमाद हो, उसको आप चुनते हैं। तो सरों ने पाकिस्तान को चुना, सारी पार्टीज ने जी। तो ये एक खुश आइंद बात थी और पाकिस्तान की लीडरशिप ने उसको बड़े अच्छे तरीके से निभाया है। तो इस चीज को तो एक्सेप्ट करना चाहिए। दे कैन नो सेकंड ओपिनियन अबाउट दैट। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें देखें स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी हैं, होप्स भी हैं, गैप्स भी हैं। होप तो ये है कि आपका एक सीज फायर हो चुका और बहुत बड़ी टीम जो है वो आ रही है नेगोशिएशन के लिए जी। यानी शायद 79 के बाद ईरान और अमेरिका का कोई हाईएस्ट लेवल पे ये इंटरेक्शन होने लगा है और इस्लामाबाद में जो होगा। तो इसका मतलब वो बज़ाहिर ये लगता है कि कोई होमवर्क हो चुका हुआ है और यहाँ पे कोई 70% ये सारे चीज़ें जो है वो बेक्ड है और बाकी जो कोई टिकलिश मैटर्स हैं वो यहाँ पे डिसाइड होंगे। लेकिन ये एक होप है कि उनकी हाईएस्ट लेवल के लोग यहाँ पे आ रहे हैं जी। सीज फायर देखें हमेशा जो है वो ज़रा फ्रेजाइल होता है और उन्होंने भी, वाइस प्रेसिडेंट ने भी यही कहा है कि ये फ्रेजाइल है। ठीक है, ये फ्रेजिलिटी होती है, आगे आपने चलना है। दिस इज
द बिगिनिंग ऑफ द होल थिंग। आपको एक रोड मैप तय करना है, ये नहीं समझना चाहिए कि यहाँ बैठेंगे चंद घंटे और ठप्पा लगेगा और पीस अकॉर्ड हो जाएगा। आप देखिए कि अगर आप हर जो निगोशिएशन है उसके नए पहलू होते हैं, लेकिन आप पीछे से अगर पास से देखना शुरू करें, कैंप डेविड में जो निगोशिएशन हुई थी, अनवर सादात थे और मेरा इजरायली मैडम बेगम थे। 13 days दे स्टेड इन आइसोलेशन। क्या आप बैठें, बाकी दुनिया से कट ऑफ है, निगोशिएट करें, और अल्टीमेटली दोनों फैसला करके उठे और बाद में दोनों को नोबेल प्राइज मिला। इस तरह की और बहुत तरीकेकार हैं जहां पे ये निगोशिएशंस मुख्तलिफ तरीकों से हुई। एक निगोशिएशन IRA की UK के साथ हुई, तो पहले इनिशियली चूंकि ट्रस्ट नहीं था, जैसे यहाँ भी ट्रस्ट डेफिसिट है खासतौर पे ट्रम्प की वजह से, तो वो 2 अलग अलग रूम्स में बैठ के निगोशिएट करते थे और उनकी मैसेजिंग हो रही थी। फिर जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गई तो एक रूम में बैठ के उन्होंने फैसला किया और फैसला हो गया। ठीक। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे होप तो ये है, गैप्स ये है कि चूंकि अब दोनों पार्टीज ने कहा है कि हम जीत गए हैं, दूसरे को शिकस्त हो गई है। ईरान ये समझ रहा है या उनके अवाम को ये समझाया गया है कि हमारा जो यूरेनियम एनरिच करने का मसला है वो डिसाइडेड है, हमारे से पाबंदियां भी उठा ली जाएंगी और यहाँ से बेसिस भी अमेरिका छोड़ जाएगा। अब इस तरह की हाई होप्स दे दी गई हैं। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो अपना उनके ऊपर स्टिक कर रहा है कि नहीं, ईरान को अपना यूरेनियम हवाले करना होगा, दोबारा एनरिच नहीं करेगा। ठीक। और इस तरह की चीजें जो आपने देखा है, सारे पॉइंट्स हैं, तो ये थोड़े से गैप्स हैं जिनके ऊपर नेगोशिएशन होगी। ठीक। मैं ये समझता हूँ कि ये पैचेबल है, निगोशिएबल है। वो तो जेडी वैंस भी ये कह रहे थे कि अगर 10 में से 3 नुकात पर मसला है तो इसका मतलब 7 नुकात पे इत्तेफाक है। मैं चाहूंगा अब्दुल्ला गुल साहब, ये जो सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने है, एक तरफ गन पॉइंट पे जो अमरीकी सदर और इसराइली वजीर आज़म, क्योंकि वो तो कह रहे हैं मेरा हाथ जो है वो ट्रिगर के ऊपर है, जो इस वक्त अमरीकी सदर हैं वो कह रहे हैं कि तमाम अफवाज तैयार रहें, इनका घेरा रखें ईरान का। इस तरह के प्रेशर के साथ जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये किसी तरफ लगेंगे? ख़ास तौर पर जब लबनान के अंदर इसराइल ने भरपूर कोशिश की है कि लबनान के ज़रिए इस जंगबंदी मुआहदे को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी जी। देखिए, जहां तक ताल्लुक है मौजूदा सूरत हाल का, अगर धमकियों से मरूब होना होता तो ईरान की ये जंग कभी शुरू ही ना होती। और 8-10 धमकियां देने के बाद और तहजीब से मिटाने का, यानी कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल करने की धमकी, तो क्या हुआ? ईरान ने जो है वो चेन बना के न्यूक्लियर से पहले वो एक सिंबॉलिक उन्होंने दिखा दिया और पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया। एंड दिस वाज द टर्निंग पॉइंट, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप की जो सबसे बड़ी धमकी यही थी कि मैं तुम्हें न्यूक कर दूंगा। उस न्यूक को उन्होंने परवाह नहीं की। नतीजा ये हुआ कि अमेरिकन फौज का भी एक एस्पेक्ट है, दे वर रिलक्टेंट फ्रॉम डे वन टू एंटर द वॉर अरेना। और वो ये कह रहे थे कि जनाब ये बूट्स ऑन ग्राउंड गलत है। सेकेंडली, जो रियलाइजेशन देखे ना, जब मास गैदरिंग सामने आती हैं और पब्लिक अपराइजिंग देखने में आती है तो और वो भी कोई छोटी मोटी नहीं है। 3200 शहरों में 80 लाख लोग निकले हुए हैं, इट्स नॉट ए जोक। और उसके बाद जो पब्लिक 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने रजिस्टर करवा लिया अपने आप को जंग लड़ने के लिए। जी सॉरी, आप क्या फरमा रहे हैं? मैंने कहा वो जो ईरानी सदर ने बयान दिया, 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने रजिस्टर करवा लिया अपने आप को जंग लड़ाने के लिए कि हम जंग में लड़ने के लिए तैयार हैं। जी, लेकिन मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि वो पब्लिक ओपिनियन मैटर करती है अमेरिकन अफवाज के ऊपर भी। और अमेरिकन अफवाज के 13 जर्नैलों समेत आर्मी चीफ को निकाल देना ड्यूरिंग वॉर, व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस मीन्स के म्यूटनी हो गई थी और 24 जर्नैलों ने उनके इस्तीफा रख दिया था। मेरी इतलात है कि डोनाल्ड ट्रंप को भिजवा दिया था कि कल तुम अगर न्यूक करोगे तो हम तो वॉर क्राइम्स में फंस जाएंगे आफ्टर रिटायरमेंट, तो बेहतर यह है कि हम इससे अपने आप को दूर रखें। तो ये रिलक्टेंस थी। और फिर टेक्नोलॉजी का फेलियर था। ये जो बात की डोनाल्ड ट्रंप ने कि F-15 का तो हम पायलट निकाल के ले आए हैं, बिल्कुल ठीक है, वाकई निकाल के ले आए होंगे, वो कि अभी तक उसको दिखाया नहीं है। जिस तरह से F-35 जो पहला गिरा था उसका भी पायलट का भी नहीं दिखाया। हाउएवर,
वो पायलट बचा के ले आए हैं। तो ये C-130 खाली फिर रहे थे वहां, जो रेत में धसे हुए थे, या बच्चे वैसे खेलने के लिए ले गए थे इसको। ये C-130 के अंदर तकरीबन 120 ट्रुप्स आते हैं, और ये दोनों रेत में धसे हुए थे और उनको मार दिया। जबकि खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहा है कि हमने रेस्क्यू कर लिया पायलट को। तो पायलट को रेस्क्यू कर लिया, तो ये जो इनका हमला था, और इनके अंदर C-130 के अंदर बंदे बैठे थे, और जो आपका थंडरबोल्ट जहाज था A-10 थंडरबोल्ट, वो जो मारा गया, और इसी तरीके से ब्लैक हॉक डाउन हो गए अगेन सोमालिया के बाद। तो वो उनका हमला कहाँ गया भाई, वो कोई बता सकता है? देखें, इस सब के अंदर बहरहाल मैं ये कहूंगा कि मुज़ाकरात के अंदर कुछ पॉजिटिविटी है। नंबर 1 के सबसे जो उनके जिसको कहते हैं ना कि राइवल बल्कि कहा जाए तो बेहतर है, वो JD वेंस हैं ट्रंप के, बिल्कुल उनको सबसे ज्यादा नापसंदीदा शख्सियात में वो शामिल होते हैं। दूसरा ये है कि उनका बीवी जो इंडियन है, और उसका आपको मालूम है कि इंडिया का एक बहुत बड़ा तबका ज्यादातर कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के साथ काम करता है स्टाफ जॉब्स के लिए, और उनका एक असर रसूख मौजूद है। फिर तुलसी गैबर्ट को देखें, जो कन्वर्टी इंडियन है, उन्होंने हिंदू मत कबूल किया। वो रहने वाली तो हवाई की हैं, लेकिन उन्होंने अपनी माँ के साथ, जो कि एक ओल्ड एज खातून है, उनके साथ हिंदू मत कबूल किया। एंड शी इज नाउ रनिंग CIA, वो डायरेक्टर CIA हैं। पाकिस्तान भारत जंग से पहले एक हफ्ता पहले, 2 दिन कबल बल्कि, वो बकायदा नरेंद्र मोदी से एक लंबी मुलाकात 1-to-1 करके आई थी, जिसकी तफसीलात आज तक सामने नहीं आ सकी। हाउएवर, मैं ये समझता हूं कि JD वेंस मुस्तकबिल के कैंडिडेट हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का तो सूरज गरूब हो रहा है। इन एनी केस वो सेकंड टर्म के बाद दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। दिस मीन्स के JD वेंस के लिए एक बहुत बड़ा वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है फॉर द नेक्स्ट पोजीशन आने वाले वक्तों में। तो JD वेंस ये कहेगा कि जनाब देखो, मैंने जंगे रुकवा दी, मैंने इतना बड़ा कमाल कर दिया, और मैं बस बात को मुकम्मल कर लूं। देखें, JD वेंस का ये एक नेचुरली, और उसका जो फौज के साथ अलाइनमेंट है वो बड़ी मजबूत है। उसने जानबूझ के एक ऑडियो भी लीक करवाई थी, जिसके अंदर नेतन्याहू को वो बोल रहा है कि तुमने तो 48 घंटे का टाइम दिया था कि ये ऑपरेशन। दिस मीन्स कि वो ये बावत करा रहा है कि ये अमेरिका की नहीं बल्कि इजराइल की जंग थी, और ये मुस्तकबिल में डोनाल्ड ट्रंप के लिए आइन, जो अमेरिकन आइन है, उसको वायलेट करने का एक बहुत बड़ा ये मेरे ख्याल में एक सबूत मिल जाएगा। अब JD वेंस यहाँ आ रहा है खुद। दिस मीन्स कि ये टॉक्स को वो मैच्योर करना चाहता है। हाउएवर, कि स्पॉइलर लिस्ट में बहुत सारे हैं, लेकिन JD वेंस जो खुद आ रहा है, दिस शोर कि इस टॉक्स के अंदर कुछ बेहतरी नजर आ सकती है। ठीक है राणा साहब, स्पॉइलर्स तो हैं, मतलब JD कुशनर और विटकॉफ भी हैं साथ, भारत सब जानते हैं, इसराइल के बारे में आपको मालूम है, और जो जैरेड कुशनर हैं उनके, और इसराइल के विटकॉफ के बारे में भी, जो उनकी जो जिसे कहते हैं ना कि जिस वजह से वो मशहूर हैं या जिन ताल्लुकात पे वो मशहूर हैं, वो सब अपनी जगह है। लेकिन सिचुएशन ये है कि अब मुज़ाकरात तो बहरहाल हमारे सामने है कि अब वो होने जा रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ से निकल आएंगे, मुज़ाकरात होंगे। ये जो इसराइल अपना स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा है, लबनान में करने की कोशिश की, दोबारा भी अगर करने, अगरचे कि बाज़ इतलात ऐसी आ रही हैं कि उसको खासी सख्त कॉल दी गई है, यानी उसको बताया गया कि मुज़ाकरात के दरमियान आपकी तरफ से कुछ नहीं होना चाहिए, बट स्टिल वो बाज नहीं आएगा। क्या ये मुज़ाकरात लबनान माइनस करके ईरान आगे बढ़ाएगा? आप समझते हैं कि वो ये कर सकता है? अच्छा देखें, एक तो गन पॉइंट पे मुज़ाकरात नहीं होते, मुज़ाकरात होते हैं बराबरी की सतह पे। अगर आप किसी की कनपट्टी पे पिस्टल रख लें कि जी हमारा तो ट्रैगर पे उंगली है, हमारी ये वाले मुज़ाकरात मानो, नहीं तो हम यूँ कर देंगे, तो ये मुज़ाकरात नहीं होगी। तो आप किसी को कौम को यरगमाल बना दें। और जिस तरह के बयानात वहाँ से आ रहे हैं कि हम ईरानियों से मिल के यूरेनियम निकालेंगे और यूँ करेंगे, उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि असल रोला जड़ा है वो यूरेनियम दा है, और वो कोई तय हो गया कि जी तुसी भी कर लेना जो भी है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर अमेरिका को थोड़ा सा और जंग का वक्त मिल दिया जाता, तो ये हमेशा के लिए एक चीज़ जो थी ना क्लियर हो जाती कि अमेरिका जो है कोई नाकाबिले तस्खीर, या अमेरिका वो नहीं है जो जहाँ चाहे जाके जो चाहे कर सकता है, ये क्लियर हो जाता। जैसे उसने कहा था कि मैं तहजीब ख़त्म कर दूंगा, आई वॉज वेटिंग, मैंने तो ट्वीट किया कि ज़मीनी जो खुदा हैं वो असल खुदा को जो है चैलेंज कर रहे हैं कि वो तहजीबें मिटाएंगे अब, तो मैच देखते हैं क्या होता है। लेकिन वो मेरा ख्याल है बीच में दोस्तों ने पढ़ के उसकी इज्जत बचा ली,
और उसको एक सेफ रास्ता दे दिया कि चलो कोई नहीं, हम सुलह कर लेते, तो सान ले फिर हमला कर ली। तुम दोबारा हमला करोगे तो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल या मुस्लिम ममालिक कौन सा रोक लेंगे? वो जब चाहे हमला कर सकता है। पहले भी मुज़ाकरात के दौरान ही उसने क्या नाम है आयतुल्लाह साहब को शहीद किया था। हाँ जी, पहले ठीक है ना, मुज़ाकरात के दौरान ही किया था उसने, और 2 दफा ऐसा हुआ है कि मुज़ाकरात के दौरान ही उसने सारा कुछ किया। सो मैं तो अमेरिका के ऊपर कहतन किसी एक लम्हे का भी ट्रस्ट नहीं करता। दूसरी बात यह कि इसराइल अकेला जाती तौर पर तो उसकी औकात ही कोई नहीं है, वो उसकी तो हैसियत ही कोई नहीं है। वो सारी बदमाशी अमेरिका के सर पे करता है, और अगर वो अभी भी ये सब कुछ जारी रखे हुए है और ये कहते हैं कि जी लेबनान उसका हिस्सा नहीं है अकॉर्ड का, तो इसका मतलब है कि जो लड़ाई है वो तो अभी अपनी जगह कायम है। ईरानी स्पीकर ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा है कि जी 10 नकाती आपको तजवीज़ भेजी गई, उसमें लबनान मौजूद है। नहीं, उन्होंने कल हरमज़ दोबारा बंद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया, ये वायलेशंस की जब बात की गई तो अल्टीमेटली यही वायलेशन थी ना जो इसराइल ने की, तो कहा गया कि सीज़फायर वायलेशन हो रही है। और मैं कंडेम करता हूँ न्यूयॉर्क टाइम को, जिसने ये फजूल किस्म की रिपोर्ट दी कि जी वज़ीर पहला वाला ट्वीट जो है वो अमेरिका से वेट होके आया था। मैं शहबाज तेरी परवाज से जलता है ज़माना, मैं इन हासिदों की बात पे नहीं यकीन करता कि जी न्यूयॉर्क टाइम जैसा भी इस तरह की फजूल बकवास करता है कि हमारे वज़ीर आज़म का ट्वीट अमेरिका से जो है ना वेट हुआ था, तो वो आज़ाद एक पॉलिसी लेके चल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने एक ऐसे मरहले पे जब मुझे ऐसा लगता था कि ये जंग का एक खुदा न खास्ता हमारी तरफ ना आ जाए। एक दिन पहले की अगर सिचुएशन देखें ना, जब हमारे तरफ से बयानात आए सऊदी अरब के लिए, हाँ जी, तो ऐसा लग रहा था कि ये अल्लाह ना करे कि कुछ मामला हमारी तरफ ना, लेकिन हमारे जो मौजूदा क़यादत है बड़ी अच्छी है, उन्होंने अक्लमंदी का सबूत दिया और बड़ी जहानत से उन्होंने, और अल्लाह करे कि हमारे प्लेटफॉर्म पे दुनिया हमारी तरफ देख रही है, पाकिस्तान की तरफ देख रही है। ये बहुत खुश नसीबी है हमारी कि हमारी तरफ देख रहे हैं और हमने एक दुनिया को बड़ी जंग से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई होप कि ऐसा हो जाए, लेकिन मुझे लबनान के मामले में आपको अभी भी लग रहा है कि ये मुज़ाकरात, मुझे अमेरिका से भी कोई खुशफहमी नहीं है। मुझे अमेरिका की नीयत पे मुकम्मल तौर पे मुंह काला होंदा बेईमान दा माही मेरे रोंदना मारी मैं दाल आया जिंद जान दा। हमने जिंद जान का दा लगाया हुआ, लेकिन वो इतना रोंदिल है, इतना काले मुंह वाला है कि उसने हमेशा दुनिया में ये साबित किया है कि वो जो कह रहा होता है वो ही नहीं कर रहा होता। और ट्रंप के मुतालिक तो एक जुमला और सुन लें, वहां पे जो सीनियर कांग्रेसमैन हैं उन्होंने खत लिखा है कि इसने तो सट्टे बाजार कायम कर लिया क्या नाम है व्हाइट हाउस में। ये इसका दामाद एक इस्राएली क्या कहते हैं वो जो है वो, और कुछ और दुनिया के जो बड़े हैं उन्होंने मिलके एक प्लान करते। एक दिन ये जंग की बात करता है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो गिरती है, वो खरीदते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, अगले दिन ये वो करता है, वो चढ़ जाती है, वो बेच के निकल जाते हैं। अब तक कितने बिलियन डॉलर की दिहाड़ी लगा चुका है उसका दामाद। ठीक है, वो मुझे आई कैन अंडरस्टैंड, वो अमेरिकी सदर से जो भी मामलात हैं वो अपनी जगह है, वो राणा साहब या बाज़ दोस्तों को है अमेरिकी सदर के मामलात वो अपनी जगह हैं। लेकिन मेरा सवाल जो लबनान से मुतल्लिक था, मैं जो अब्दुल्ला गुल साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है इस वक्त के राणा साहब कहते हैं कि अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक साइड पे जो चाहे ये इन्होंने चूँकि जिक्र छेड़ दिया, वो एक उसका जैसे कह लीजिए कि जी वो वेट हुआ था अमेरिका से, वो अमेरिका से वेट हुआ था, चाइना से वेट हुआ था, वो वजारत खारजा ने वेट किया था। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि जब डिप्लोमेटिक्स ये सर्कल्स में ये काम हो रहा होता है तो ये सारे ट्वीट्स एक दूसरे को भेजे भी जा रहे होते हैं, उसको वेट कराया जा रहा होता है, इस पर कंसेंसस लिया जाता है, फिर इसको ट्वीट किया जाता है। एक तो ये पता नहीं क्यों ये डिबेट है, सारी पूरी अमन प्रोसेस के अंदर सिर्फ डिबेट ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया है वो कहीं से आया था और उन्हें कहा गया कि आप ये कर दें, देन व्हाट, ये एक सवाल है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका अगर काबिल एतबार नहीं है तो इस वक्त जो मुज़ाकरात होंगे अल्टीमेटली ये अमेरिका पर होने। अमेरिका को आप रिलायबल समझते हैं या नहीं समझते, लेकिन उनके नायब जो नायब सदर हैं वो आ रहे हैं, उनके साथ विटकॉफ भी हैं, जैरेड कुशनर भी हैं, वो यहाँ संजीदा बात करने के लिए आ रहे हैं। और ये इस वक्त दुनिया का सबसे संजीदा मसला था जिसके ऊपर इस वक्त बात हो रही है। यहाँ तक कि अब तो फील्ड मार्शल को भी और जेडी वैंस दोनों के लिए नोबल जो प्राइज़ है अनाउंस करने की बातें की जा रही हैं, मुख्तलिफ जगहों से ये मुतालबात सामने आ रहे हैं। देखें, हाँ, मुतालबात तो करने वाले वो फर्क लोग होते हैं। बहरहाल हाउएवर, जैसे अमेरिका की अगर आप एतबार की बात कर लें तो जिन्होंने मासूम अमेरिकन बच्चियों को, कमसिन बच्चियों को रेप किया हो,
और उनके साथ इतने घिनौने किरदार अदा किए हों, तो आप अगर उन पे जो भी ट्रस्ट करेगा, आई थिंक कि उसको अपनी ज़हनियत का और अपने अक्ल का मेरे ख्याल में मुशाहिदा करना चाहिए। दूसरी बात जो जहां तक जैरेड कुशनर की है, तो जैरेड कुशनर जो है वो इस टाइम पे आइज एंड ईयर इजराइल की बन के आ रहा है, क्योंकि इस जंग में 3 फरीक हैं, ईरान, अमेरिका और इजराइल। और इजराइल के साथ क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात नहीं हैं, इसलिए पाकिस्तान की सरजमीन पे कोई इजरायली हम देखना भी नहीं चाहते और ना देखेंगे इंशाल्लाह आइंदा भी। तो जैरेड कुशनर का ताल्लुक उसके साथ इतना है कि जब नेतन्याहू आता है अमेरिका, तो वो उसके घर में ठहरता है ज़ाती मेहमान की हैसियत से। तो नाउ यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि वो क्या होगा जी। दूसरी जानिब नेतन्याहू के लिए ये डू एंड डाई की सिचुएशन है। आलमी अदालत में पहले ही उसको मुजरिम करार दिया जा चुका है, और साथ ही साथ अपने मुल्क में भी करप्शन के चार्जेस उसके ऊपर प्रूव हो चुके हैं, और पार्डन की दरखास्त बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने कई दफा कहा इजरायली प्रेसिडेंट को, उन्होंने इनकार कर दिया है। इसलिए इसने तो मुकद्दर है इंशाल्लाह ये जेल देखेगा। और डोनाल्ड ट्रंप भी, जो मिनाब की बच्चियों का वाकया हुआ था, अफसोसनाक शहादतें, और जिस तरीके से उसने जुल्म किया है दुनिया के ऊपर, उसको नोबल का जो अमन का नोबल इनाम तो नहीं, अलबत्ता जो मैं समझता हूं कि तखरीबकारी का उसको इनाम जरूर मिलना चाहिए, और वो मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। वो जिंदगी बाकी जेल में गुजारेगा, क्योंकि उसके ऊपर अमेरिकन कानून भी तोड़ने का बाकायदा वाज़ेह सबूत मिल चुके हैं। और रही सही कसर, उसने अपनी जो परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके अंदर उसने बड़ी रौनक दिखाई थी और कहा था कि हाँ मैंने कहा है और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्या कर लेगा तू? तो बाद पता चले ना कि ये कर लेगा। अपनी फौज को तो तुम संभाल नहीं सके, अब मैं अभी क्या बोलूं, अपने घर वालों को तो संभाल नहीं सकते, तुम जाके ईरान को संभालोगे? तुम्हारी है इतनी औकात और हिम्मत? और दूसरी बात यह है कि जापान के ऊपर न्यूक्लियर हमला करके किसने दुनिया का सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत का एक जो अमल था वो नजर आया। अब यहाँ अगर आपने मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर के तहत, जो कि दूसरी जंग अजीम में इसलिए बनाया गया था उसके बाद कि अमेरिका की स्याकारियों को सफेदकारियों में तब्दील किया जाए, उसकी इलीगैलिटीज को लीगैलिटीज का कवर प्रोवाइड किया जाए, तो अगर आपने इसी अंदाज में चलना है फिर तो शायद इस मज़ाकरात के अंदर कोई चीज न नजर आए। और अगर खित्ते के अंदर एक भी खलीजी मुल्क के ऊपर इजराइल की जानिब से जारियत रही, तो याद रखें कि फिर चंद दिन की ही बात है कि दोबारा ये आग ऐसा अलाव बनेगी कि जिसकी कोई मेरे ख्याल में मिसाल नहीं मिलेगी। दुनिया तीसरी आलमी जंग में तो जा चुका है, इकोनॉमिक वॉर तो शुरू हो चुकी है। आप देखें, एक दिन तेल की प्राइस जो है वो $20 ऊपर होती है, तो दूसरे दिन $20 नीचे हो जाती है। दुनिया की तिजारत सारी तबाह हो गई है। जो प्रोटेक्टर एंड ये जो P&L क्लब है, तो आप मुझे ये बताएं, जो जितनी भी शिपिंग कॉर्पोरेशन हैं उनको वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अब वो P&L क्लब तो ये कह रहा है कि जी अगर हालात आज नॉर्मल हो जाएं तो हम इसको स्ट्रीमलाइन करने में चीजों को, और इनको दोबारा से इंश्योरेंसेस प्रोवाइड करने में 12 से 24 महीने लग जाएंगे। तो आप मुझे बताएं कि दुनिया के अंदर तो इकोनॉमिक तो मामला पहले ही खराब हो चुका है। अब अगर यूरोप बैठ के चैन की बंसी बजा रहा है और ये सोच रहा है कि पाकिस्तान ये सारा किरदार अदा कर देगा, तो गारंटी तो पाकिस्तान नहीं दे सकता ना हजूर, गारंटी तो चाइना और रशिया देंगे। चाइना और रशिया गारंटी देने के मूड में भी नहीं है, क्योंकि दे डू नॉट ट्रस्ट अमेरिका, और करना भी नहीं चाहिए। हकीकत ये जंग इजराइल लड़ेगा और भारत उसका साथ देगा। माजी में भी साथ दिया है, अब भी साथ देगा, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका अगर इस रीजन से निकल गया उनकी मुरादें पूरी किए बगैर, तो फिर तो वो लोग गए। तो ये तो बात बड़ी वाज़ेह है। अब दूसरी जानिब अगर आप कहें कि जी न्यूक्लियर मामला था, ये नॉनसेंस, न्यूक्लियर कभी भी मामला नहीं था, क्योंकि जब न्यूक्लियर के ऊपर ये बात की गई कि तमाम जो आपका एनरिच्ड यूरेनियम है, ओमान के वजीर खारजा ने कहा जंग से शुरू पहले कि जब टॉक्स हो रही थी, तो उसने कहा कि ईरान इज रेडी टू फोरगो ऑल दी एनरिच्ड यूरेनियम। फिर जंग क्यों हुई? इसका मतलब है ईरान को आपने मलियामेट करना है, आपने उसको जो है वो तबाह करके रख देना है। और ये आपका ये ख्याल है कि आप ये कर रहे हैं, आपकी टेक्नोलॉजी वहां जीरो हो गई है। F-35 आपके गिर रहे हैं,
दुनिया ये तो अब इंटरेस्टेड ही नहीं रह गई कि जनाब मुझे F-35 चाहिए या मुझे बैरी बेड़े चाहिए। दुनिया तो ये चाहती है कि मुझे वो चीज बताओ जिससे F-35 गिरते हैं, जिससे बैरी बेड़ों पे पुरस्कार आग लग जाती है, जिससे अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है और डेविड स्लिंग सिस्टम है और आयरन डोम है, इनको धोखा दे के ईरानी मिसाइल 17,000 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ इनकी जमीन पे घुस जाते हैं। तो दुनिया तो ये बात कर रही है, दुनिया तो ये देख रही है कि आबनाए हुर्मुज़ तो ईरान के कंट्रोल में था और है और इंशाल्लाह रहेगा भी, लगता तो यही है। अब जो पाकिस्तान का किरदार है, पाकिस्तान एक मेरे ख्याल में बुनियादों मरसूस बनाने की दोबारा जरूरत है। एक शीशा पिलाई दीवार इस्लामी ब्लॉक की कोशिश करनी चाहिए। गो के मैं ये समझता हूं, इसार राना साहब इस पे ज्यादा बेहतर बात कर सकते हैं, 1,24,000 पैगंबर अंबिया रसूल आए इस दुनिया के अंदर, 1,20,000 इन अरबों के ऊपर आए तकरीबन। अल्हम्दुलिल्लाह ये जहां पहले खड़े थे वहीं आज भी खड़े। जी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि मैं आपसे वो सवाल बीच में रह गया जो प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट से मुतल्लिक भी है और वो भी कि ये मुज़ाकरात अब जो सिचुएशन है हमारे सामने ये किस हद तक कामयाब हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम मुज़ाकरात की जो एक्सपेक्टेड शक्ल है या उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है उस पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब देखिए, ईरान ने कभी भी न्यूक्लियर हथियार बनाने की बात नहीं की, वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना चाहता, ये वहाँ फतवा है। तो ये तो अंडरस्टूड था कि न्यूक्लियर वेपन वो नहीं बनाना चाहते, वो अपने सिविल न्यूक्लियर राइट्स जो हैं उसकी तगोदो कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका समझता है कि उनके पास इनरिचमेंट किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। अब ये जो मामला है, आप कहते हैं 70% तक मामला जो हैं वो किसी हद तक बातचीत उन पर हुई है क्योंकि पहले भी मुज़ाकरात का एक दौर हो चुका है, लेकिन जो बोन ऑफ कंटेंशंस हैं जिन चीज़ों के ऊपर, आपको लगता है कि वो बातचीत से किसी तरफ लग सकेंगे? देखिए, पहले तो आप ये देखना चाहिए कि अमेरिका जब ईरान में आया है तो उसके अहदाफ क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। वो तो अमेरिका को भी नहीं पता। और उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करना और उनका जो स्टॉक पाइल है मिसाइल्स का उसको तबाह करना। तो जो पहले दोनों हदफ हैं वो तो उनको जो उनकी लीडरशिप को एलिमिनेट करने के बावजूद वो तो कंप्लीट नहीं हुआ, ना ही अचीव हुआ। इनरिच्ड यूरेनियम वाला देखें, वो तो पहले कह चुका था पिछले जंग में ट्रम्प कि वी हैव ऑब्लिटरेटेड देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो उसके बाद दोबारा क्या वो तबाह करने आया था, वो भी नहीं हुआ। मिसाइल जो है उसको कई जगह हिट हुआ है, लेकिन मिसाइल बड़ी इफेक्टिवली ईरान ने यूज भी किए हैं। तो पहली बात तो ये है कि उन ऑब्जेक्टिव्स को अगर अचीव किए बगैर वो सुलह पे आ गया है तो इसका मतलब है कि ईरान का क्लेम ये ठीक है कि वी हैव वन द वॉर। ठीक। दूसरी बात ये है कि अब जब ईरान इस टॉक्स में आ रहा है तो कंप्लीट डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के साथ एंटर हो रहा है, क्योंकि जिस तरह की ट्वीट्स करते रहे, एक तो ट्वीट ने एक नया गेम शुरू कर दी ना, एक ट्रम्प के ट्वीट, एक फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के ट्वीट के ऊपर। मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस पे भी जरूर रोशनी डालिए डॉक्टर साहब। आप चूंकि ऐसे सर्कल्स में रहे हैं, मैं जानता हूं, मुझे आइडिया भी है और मुझे पता भी है इस बात का कि आप ऐसे सर्कल्स में रहे हैं जहां ये ट्वीट्स इसी तरह से, यानी ट्वीट कह लीजिए या प्रेस रिलीज जारी करना हो, चाहे ये ऑफिशियल कोई सरकारी बयान देना हो, ये मुख्तलिफ सर्कल्स में वेट होने के लिए भी जाते हैं और वहां से आते भी हैं, उनके ऊपर ये इस तरह की चीजें लिखी भी होती हैं। क्या आप इसे एग्री करते हैं? इस तरह होता है ये वर्किंग, ऑफिशियल वर्किंग यही तरीकेकार है? जी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आप मल्टीपल सोर्सेज से आप उनको वेट कराते हैं कि इज इट अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी वी आर डूइंग। यानी अगर आपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने दिया है तो फॉरेन ऑफिस से भी पूछेगा, अगर ज्यादा स्टेक होल्डर हैं तो उनसे भी पूछ लेते हैं कि ये हम इशू करने लगे हैं, व्हाट डू यू थिंक, इसमें कोई चीज, ताकि कोई गलत मैसेज ना दे। देखिए, एक ट्वीट तमाम चीजों को डीरेल कर सकता है। आपके जो पाकिस्तान में ईरानियन एम्बेसडर है रजा अमीरी, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसको डिलीट कर दिया। उन्होंने ये ट्वीट किया कि ये जो ईरानियन डेलीगेशन है ये थर्सडे को पाकिस्तान पहुंच रहा है जी, और उसको उन्होंने डिलीट कर दिया बाद में, जिसको एनालाइज ये कर रहे हैं कि इंटरनली भी वहाँ पे प्रेशर है। जो हार्डलाइनर्स हैं वो अभी तैयार नहीं थे इस बात को आप एडमिट करें कि हमारी टीम वहाँ जाएगी। देखिए ना, इंटरनली
अमेरिका में भी और ईरान में भी, बाकी जगहों पे भी वॉर हॉक्स भी होते हैं, हाँ और जी। जिस तरह जेडी वैंस है जो एंटी वॉर था, जी बल्कि अपनी कई दफा मीटिंग्स में भी शामिल नहीं करते थे उसको, क्योंकि वो एंटी वॉर थे। इसी तरह ईरान में आप देखिए कि रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो उनको ज्यादा पावर आ गई है। इवन प्रेसिडेंट जो है, ईरानियन प्रेसिडेंट, उनकी भी पावर वो नहीं है जो वो दे आर कॉलिंग द आया शॉट्स। जिसकी तो इंटरनली तो ये चीजें होती रहती हैं, लेकिन एक ट्वीट ने सारा रुख बदलना शुरू कर दिया है। अब जो हम बात कर रहे हैं लेबनान की, कि जी वो उसमें शामिल हो या ना हो, देखिए अगर लेबनान को शामिल नहीं करना और इजराइल ने ये काम करना है वहां पे, तो फिर ईरान को ही ये कहना पड़ेगा कि ठीक है, मैं अपनी प्रॉक्सीज जो वहां पे हैं, हिजबुल्लाह एंड ऑल अदर्स, उनको हम सपोर्ट करते रहेंगे। इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सीज फायर। अगर इसी तरह का वैसी चलनी है तो उनके लिए तो फिर वो अजाब होगा, इजराइल के लिए भी। लेबनान को दोनों ने तबाह किया है। तीसरी बात भी मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी वॉर जो है उस नहज पे नहीं पहुंची थी। आप देखिए कि मेरे ख्याल 10,000 के करीब इन्होंने मिसाइल्स वगैरह, बॉम्ब जो हैं वो फायर किए हैं ईरान पे, जी। और डेथ कितनी हुई है? 2000। 2000। इसका मतलब है कि 8,000 का कोई पता ही नहीं कि उनके अहदाफ क्या थे। नहीं, लेकिन वो इसी तरह बिल्डिंग्स जो भी तो ईरान ने 75,000 से किए ज्यादा बिल्डिंग्स तबाह की हैं, और पता नहीं और भी जो इंस्टॉलेशंस हैं, आर्मी इंस्टॉलेशंस तबाह हुई हैं या दीगर की हैं, वो तो अटैक्स तो होते रहे ना। मैं ये कह रहा हूँ कि एक मैयड अटैक्स हैं, ईरान ने भी मैयड अटैक्स किए हैं, जी, और जी। बड़े प्रिसीशन से किए हैं। जी 8,000 का इधर उधर निकल जाना जो है वो कोई खुद ब खुद नहीं हुआ। इतनी प्रिसीशन उनके पास के पहले उन्होंने 40 जो है वो समेत उनके जो सुप्रीम लीडर थे उनको एलिमिनेट किया। आपको याद है अफगानिस्तान में एमएल जवारी को वो बालकनी में खड़े थे जहां पे हिट किया। इस तरह ही ईरान ने यूएई में बाकी जगहों पे बड़ी प्रिसीशन से हिट किया है। तो अभी तो ये जो वॉर है ये मैयड तरीके से चल रही थी, विद इन कंट्रोल थी अभी। और मैं समझता हूँ कि इसी पे दोनों के जो हैं वो इस बात पे आ गए कि नहीं, हमें वी शुड टॉक। तो ये एक पॉजिटिव बात है। मैं होप ये कर रहा हूँ कि ये टॉक्स जो हैं, चाहे ये बिगिनिंग हो, अप्स एंड डाउन्स हो, लेकिन किसी ना किसी तरह एक जो वे फॉरवर्ड है वो निकल आएगा इस गुफ्तगू के साथ। ठीक। राना साहब ये बताइए कि 2 हफ्ते का टाइम काफ़ी है मेरा ख्याल है। ठीक है, डिस्ट्रस्ट मुझे अमरीकी पसंद है या नहीं है, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में बहुत सारे लोग जो हैं वो यकीनन अमरीकी सदर को पसंद नहीं करते। यूरोप जो है वो बिल्कुल खुलेआम, अब जैसे कह लीजिए कि वो अमरीकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको निगेट भी कर रहा है और उसकी वो भी कर रहा है। वो तो नेटो को धमकियाँ बल्कि पनिश करने के चक्कर में पड़ गए हैं। जर्मनी और वहाँ से भी बात आ रही है कि स्पेन से शायद वहाँ से फौजी अड्डे भी। तो ये तो एक अलग डिबेट है। बट स्टिल जब आप मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते हैं और आपके पास 2 हफ्ते तक का टाइम लिया, आप समझते हैं कि 2 हफ्ते के अंदर ये मामला जो हैं ये यकीनन किसी बेहतर नतीजे के साथ सामने आएंगे? अच्छा देखिए, मैं तो पहले भी ये कह चुका हूँ कि मुझे इन मुज़ाकरात से कोई बहुत उम्मीद नहीं है, और मैं ट्रंप के खब्से बातन को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। ये जंग, अभी अब्दुल्ला भाई ने बड़ी एक अच्छी बात की, तो ये जंग है देखें 2 माइंडसेट में। एक माइंडसेट है शैतान का पुजारी, जो छोटी बच्चियों पे भी रहम नहीं करता, उनका गोश्त भी खा लेता है, और उनको जो आज तक हिस्ट्री में गंद नहीं किया गया वो करता है। ये वो है एक वो फाइल के पर्सपेक्टिव में आप बात कर रहे हैं। जी। एक तरफ वो ग्रोह है जो मौत को शहादत समझ के सीने से लगाना फख्र समझता है। वो तो अवाम आपने देखा कि जब अटैक की बात आई तो वो पावर प्लांट्स के गिर्द इकट्ठे हो गए। उसवा हुसैन पे चलने वाले एक तरफ है जिनका जिंदगी का मकसद शहादत है, और उनकी गुफ्तगू आप वो निकाल लें, उनकी वीडियोस आयतुल्लाह साहब की शहीद की, आपको लगेगा कि कोई एक बहुत रहीम सा आदमी है जो बड़ी सॉफ्टन और बड़ी मोहब्बत वाली गुफ्तगू कर रहा है। आप ट्रंप की निकालें तो आपको लगेगा कोई शैतान है, और इंतहाई घटिया शैतान है, जिसे शैतान देख के भी पागल शैतान है। ठीक है ना? नहीं लेकिन पागल नहीं है। हाँ। ये प्रिटेंड करता है कि मैं पागल हूं। उसकी गुफ्तगू, उसका अंदाज, उसका सब कुछ आपको लगेगा कि ये ऐसे लग रहा है कि जैसे शैतानियत और रहमानियत की एक जंग है। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ। तो मेरी जाती राय ये है कि अब थोड़े दिन और देख लें ये जंग, क्योंकि इसराइल के लिए ये जंग मजहबी जंग है।
उन्होंने इसे मजहब के जंग का वो दिया कोशिश की है उन्होंने, ठीक है। ट्रंप ने भी मजबूरन वहां 25-25 हजार वाले जो पादरी होते हैं वो इकट्ठे किए अपने, और इर्द गिर्द खड़े होकर एक तस्वीर वगैरह बनाई ताकि उसे मजहबी रंग दिया जा सके, ठीक है। सो ये जंग इस तरह इतनी आसान नहीं है खत्म होनी जितनी बजाय लग रही है। उसके लिए मिड टर्म इलेक्शन भी हैं, उसके लिए मैं आ रहा हूं उस तरफ, है मईशत है, ग्लोबल इकोनॉमी है। मैं सर एक चीज देखें, बात यह कि ये जो एप्स्टाइन फाइल है ना, ये खाली एक अमेरिकी सदर का चेहरा बेनकाब नहीं करती, ये अमेरिकी सदूर का चेहरा बेनकाब कर रही है, जिसमें बाइडेन भी शामिल है, जिसमें क्या नाम है वो जो मोनिका ल्यूइंस्की वाला था, हाँ, ठीक है ना, बिल क्लिंटन भी शामिल है, और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं, बहुत सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट। यूएस एलीट का मामला है ना, वो तो सारी दुनिया में जो ममालिक की एलीट ऐसी होती है। यही मैं कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे अमेरिकन पे ये प्रेशर था प्रेसिडेंट्स पे कि वो ईरान पे हमला करें, लेकिन वो मजबूत असाब के थे, जिसको अभी क्या नाम है डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि वो पागल नहीं है, वो बड़ा शरूड है। बाज़ औक़ात कहते हैं कि जो बहुत वो शुरूर है। जंग जहां बंद करनी थी, जहां पे ये तहजीब की बात कर गया था, और जब मामलात उसके कंट्रोल से बाहर थे, वहां उसने फौरन जो है वो जंग बंदी की तरफ चला गया। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि ऐसे शुरूर लोग जो है ना, हमेशा डूबता वही है जिसे तैराकी आती है ना, उसे बड़ा शौक फखर होता है कि मैं शायद कभी नहीं डूब सकता, ठीक है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि ट्रंप जो है वो अमेरिका का वो होगा, गोर्बाचोव होगा जी, ये तो ठीक है ना। अच्छा, और एक मेरी अर्ज सुन लीजिए, देखिए इस मौके पे आपने कहा ना कि यूरोप उसके साथ नहीं खड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुल्क उसके साथ, ट्रंप के साथ खड़े हुए। मुझे फख्र है कि हमारे मुसलमान मुल्क, जब यूरोप ईसाई यहूदी स्टेट्स ने इससे मुंह मोड़ लिया, तो हमारे मुसलमान मुल्क इसके पीछे खड़े हुए थे। हिस्ट्री ये लिखेगी कि एक वक्त ऐसा आया था जब जंग हो रही थी मज़ाहिब के नाम पे, तो काफिर जो थे वो उस शख्स पागल से दूर हो गए थे जो मजहब कर रहा था, और मुसलमान उस पागल शख्स, उस ज़हनी जनूनी शख्स के यूएई जो कुछ भी कर रहा है, ठीक है ना, उससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि यूएई इस टाइम बिल्कुल इस्राइल के साथ इस तरह खड़ा है। मैं नहीं समझता है वो इस तरह के कि ये जंग इतने ये 15 दिन बाद। यूरोप भी मजहब की बुनियाद पर नहीं, यूरोप भी और मामलात, ये तो यूक्रेन के जो मामलात मैं कह रहा हूं किसी भी बुनियाद से था, उन्होंने मजहब के नाम पे ये तो नहीं किया कि जी हम मजहब है तो हमें आज खड़ा होना चाहिए। लेकिन मुसलमान मुल्कों ने इतना नहीं सोचा कि ये जो जंग हो रही है, वो कह रहे हैं कि ये मजहबी जंग है, ये वहां पे बुला के वो कर रहा है, और एक मुसलमान मुल्क के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो हम थोड़ा सा कंधा ही पीछे कर लें। वो कंधा पीछे करने के लिए भी तैयार नहीं हुए। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ईरान में मैं रासिखुल अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हूं, ठीक है ना, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, लेकिन मैं ये बात आपको लिख के देने को तैयार हूं कि इस जंग ने ईरान का कद इतना बुलंद किया है, और इन मुल्कों का, ये जो अपने आप को सो कॉल्ड मजहब के ठेकेदार कहते हैं, इनका चेहरा इतना बेनकाब कर दिया कि आने वाले दिनों में इन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मेरी ये बात याद रखिएगा। अब्दुल्ला गुल साहब, ये जो मामला, अब ये बड़ी बहस सारी जो है ना, वो जरा थोड़ी अब डाइवर्ट हो गई है मजहब के मामलात पे। राणा साहब ने उसको बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल दे दिया। लेकिन बहरहाल ये हमारा जो निफाक है मुसलमानों का, अल्टीमेटली ये है, इसी की वजह से हम पर जो है वो मगरिब जो है वो रूल करता आया है। हम ये अमेरिका के, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि जिसके साथ जिनकी मजबूरियां हैं, जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी तक जो है वो अमेरिका के आगे रहन रखी, ये देखा है हमने तमाम मुस्लिम ममालिक को, जिनको पर ईरान ने बमबारी किया, तो शायद मुझे तो अभी भी शायद डाउट है। लेकिन ये जो मुस्लिम उम्मा की बात हम करते हैं, या ये जो हम आपस में निफाक ना होने की बात करते हैं, ये मुझे तो बहरहाल अब ये सिर्फ जो है ना नारे लगते हैं, इसके अंदर कोई सदाकत नहीं। और आने वाले वक्त में जो सिचुएशन हमारे सामने बन रही है कि यूएई, इसराइल, बहरैन और भारत, ये एक ब्लॉक होगा, और दूसरा ब्लॉक जो है वो चीन, रशिया, ईरान, सऊदी अरब और ये कतर शायद, और कुवैत, इस तरह के ममालिक पे होगा। तो ये ब्लॉक्स जो हैं, ये रिलीजन से हट के जो है वो एक नई शेप लेंगे। आपको क्या नजर आ रहा है, किस तरह की ये पोस्ट ईरान जंग, क्या सिनारियो डेवलप होगा? पोस्ट ईरान जंग के अंदर पहली बात यह है कि अमेरिकन डिफेंस सिस्टम के ऊपर तो अदम एतमाद हो चुका जी, और टेक्नोलॉजी भी उनकी फारिग हो गई, और पेट्रो डॉलर भी अब पेट्रो युआन में कन्वर्ट तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुका। अब सूरत हाल यह है कि ईरान, जिसको हवा बना के पेश किया गया, उन्होंने अपना कद काठ निकाल के खड़ा कर दिया, और उन्होंने बता दिया दैट दे आर ए नेशन
जो कि किसी भी धमकी से मरूब नहीं होती। और एक कौम है, उसने अपना एक फैसला तो किया ना, एटलीस्ट आई रिस्पेक्ट दैट, कि उसने कहा कि जी अगर हमने जिंदा रहना है तो हजरत अली की तरसे के ऊपर, और अगर मौत है तो फिर हजरत हुसैन की मौत जो है वो कबूल है हमें। तो आप देख लें कि तारीख में फिर हुसैनियत जिंदा रही या यजीदियत, ये तो खैर अलग बात है। जहां तक राना साहब ने बात की, मैं तो इस बात के ऊपर हमेशा बोलता हूँ कि सुन्नी दुनिया सुन्न होके रह गई जब मतलब आप अंदाजा करें कि क्रिश्चियन स्पेन ने बुला लिया अपना सफीर इजराइल से। अल्हम्दुलिल्लाह गजा के अंदर मौत का रक्स जारी था, मुसलमानों की नस्ल खुशी हो रही थी, लेकिन तिल अबीब से किसी ने अपना सफीर वापस बुलाने की सहमत नहीं की। बिल्कुल सही ये वो हकीकत है, ये वो हकीकत है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूरोप के लत्ते लेता है तकरीर के अंदर, वो गालियां देता है अपने पुराने सदूर को, वो गालियां दे रहा है यूरोप के मुमालिक को और तारीफ कर रहा है अरब मुमालिक की। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अरब मुल्क तो ऐसा है जो ये कह रहा है कि मुझे फख्र है कि मेरे पास मोसाद का दुनिया का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर मौजूद है। वाह मेरे शेर, वाह मेरे शेर। मैं यही कहूंगा, इसके अलावा मैं क्या कहूंगा। तारीख तो लिखी जाएगी तो वो ये पहले लिखी जाएगी कि ये मुसलमान थे या नहीं थे। वो पहले तो ये पता तयन करना है कि ये मुसलमान थे। इनकी हरकत जो है, जिस किस्म का काम हो रहा है चंद अरब मुमालिक में कि वहां हराम गोश्त तक बिकना शुरू हो गया है। हजूर जितना भी मुसलमान बुरा था, शराबे पीता था, सब कुछ होता था, कभी हराम गोश्त वाला चक्कर नहीं होता था। आज दुनिया के, मैं क्या लफ्ज नहीं बोलना चाहता कि वो कबाहत के अड्डे जो हैं वो थाईलैंड में या बाकी मुमालिक में नहीं है, वो आपकी अरब दुनिया के अंदर है हजूर। अब्दुल्ला भाई, तारीख ये लिखेगी कि नहीं लिखेगी कि जब एक ताकतवर बदमस्त हाथी आया तो अरबों ने उसे खुश करने के लिए बाल खोल के बच्चियों को वहां नचवाया उसके सामने। वो तो फिर देखे ना जी, ये तो एक सकाफत, कितनी आला सकाफत है। और फिर इसका बकायदा, क्या आपको पता है ना कि वो एक, मैंने कहीं पढ़ा था, मैं नहीं याद है कि वो हदीस थी या क्या था, जिसके अंदर मैं अल्लाह माफी दे अगर मैं गलत हूं, कि बाल खोल खोल के लहराए जाएंगे। तो ये बात बहरहाल ये तो चले एक साइड के ऊपर हो गया, बात सीधी सी है। ईरान विक्टोरियस है, डॉक्टर साहब ने जैसे बात कही है कि शायद क्यों जी वो विक्टोरियस हैं। आप मुझे बताएं, क्या स्ट्रेटेजिकली उन्होंने आउट नंबर करके रख नहीं दिया इनको? क्या उन्होंने ये नहीं बता दिया कि वो एक वक्त में कई मुमालिक से, 17 मुमालिक से इकट्ठे लड़ रहे हैं? मतलब आप देखें तो सही कि वो क्या उनका जज्बा है। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर दूसरी जानिब जो है टेक्नोलॉजी के हवाले से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उनकी टेक्नोलॉजी फेलियर हो चुकी है सामने। फिर तीसरी चीज जो है वो आप देखें कि उन्होंने अमेरिका को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया। ये देखें कमाल, आज उन्होंने इजराइल को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया। लोग लान तान कर रहे हैं, अपने सफीर बुला रहे हैं। और ये भी याद रखिएगा कि अमेरिका हम उसी तरह टूटते देखेंगे जिस तरह सोवियत यूनियन टूटा था। और ये आप और मैं खुद देखेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इसी पैनल के साथ हम प्रोग्राम करेंगे। उसकी वजह सबसे बड़ी है कि अमेरिका के अंदर एक ऐसी जगह भी, मतलब जो उनका नीचे कैलिफोर्निया और ये सारा फ्लोरिडा का इलाका है, कि इफ यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टिल रन द बिजनेस इफ यू आर गुड इन स्पेनिश। अगर ये स्पेनिश में आपको नहीं आती तो आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते। और फ्लोरिडा इटसेल्फ 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है मेरे ख्याल में। अब आप ये देखें कि जब अमेरिका के एडवेंचरिज्म का वो कहेंगे कि हमने क्यों ये खमियाजा भुगतना है, मैक्सिको अमेरिका से दूर हो गया, स्पेनिश बोलने वाले, उसके बाद स्पेन अमेरिका से दूर हो गया। ये जो अब अमेरिका के ऊपर आने वाला है ये तोड़ के जाएगा। इस आदमी ने कसम खाई हुई है कि ये तोड़ के जाएगा। इधर नरेंद्र मोदी तोड़ के जाएगा, इधर ये तोड़ के जाएगा। लेकिन जहां तक ट्वीट की बात है, ट्वीट आप बार बार पूछ रहे थे, मैं ये समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ी फड़ मार दी थी उसने कहा था कि मैं ये तक कर दूंगा। वो तो 8वीं धमकी थी जो पहले भी लगा चुका था, वो कई धमकियां लगा चुका, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब मसला यहां यह है कि ट्वीट वो मेरे ख्याल में उसने कहा कि खुदा के लिए वो कोई एक ट्वीट मुझे दे दो, तुम झूठे मुंह बोल दो, मैं सच्चे मुंह कबूल कर लूंगा। ये तो उसकी हालत थी, क्योंकि अभी उसको अपनी इज्जत जो वैसे है नहीं, लेकिन उसको वो बचानी थी।
अब वो इज्जत बचाने के लिए मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान ने एक अच्छा किरदार अदा किया, फेस शेविंग दी उसको, और इसमें देने में कोई बुरी बात नहीं है। ये मेरे ख्याल में हमारा मजहब भी कहता है कि भाई अगर दुश्मन ताकतवर है तो उसको कहीं ना कहीं आपको, जैसे आप देखें कि फतेह मक्का के दौरान किस तरीके से बात की गई और किस तरह से एक फतेह मुबीन फिर कहलाई गई, तो क्या वजह थी? तो एक ताकत की पोजीशन में वीक फैसला किया गया था, लेकिन उसके अंदर मुस्तकबिल की फतह थी। लेकिन साफ सी बात यह है कि इजराइल तो हैसियत ही कुछ नहीं रखता ना। इजराइल की हैसियत यह है कि अमेरिका हाथ उठा ले, इजराइल अगले दिन चला जाएगा। लेकिन क्या अमेरिका ये करने के लिए तैयार है? तो अमेरिका तो फिलहाल करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका तो उनके ऊपर हर किस्म की मेहरबानी कर रहा है, हर किस्म की प्रोटेक्शन दे रहा है, वीटो वो करता है, लेकिन ये दुनिया अब चलेगी नहीं है। ये आप देख लें कि पूरे किरदार में यूनाइटेड नेशन गर्क हो गया। ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, वक्त खत्म हो गया है, कहीं देखा ही नहीं देता, वक्त खत्म हो गया अब्दुल्ला गुल साहब, वक्त खत्म हो गया है। मैं माजरत चाहूंगा, अब हमारे पास वक्त नहीं। अब्दुल्ला गुल साहब, डॉक्टर नवीद इलाही साहब, इसहार राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला गुल साहब अगरचे कि ये ख्वाहिश रखते हैं तमाम मुसलमान, यकीनन ये ख्वाहिश रखते हैं कि ये जो हेजेमोनिक वर्ल्ड रही है, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें कोई तब्दीली आए, नज़र भी आ रहा है, उसकी इब्तदा हो सकती है, लेकिन पेट्रो डॉलर को अभी फौरी तौर पर शायद ज़मीनी हक़ाइक़ के हिसाब से फौरी तौर पर रिप्लेस ना कर सके। जब ट्रांजिशन हुई थी USSR से US की तरफ, तो उसने भी 10, 11, 12 साल ले लिए थे। अभी काफ़ी सारा वक्त होगा इस सारे मामले को, या ये जो वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त चल रहा है, इसके अंदर क्या तब्दीलियाँ आती हैं, नाज़रीन हम और आप मुंतज़िर हैं उसके लिए। हम उसको जैसे कह लीजिएगा, हम चाहेंगे कि हम उसके शाहिद भी हों, यानी शाहिद भी हों, जिस तरह अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा। बहरहाल आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नए मौज़ूआत के साथ अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।